स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड तथा व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे। और ये जीके होगा आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो कि आपके 22 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा व्यापम द्वारा उसमें पूछा जा सकता है। साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग हम 90 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 90 प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं शिक्षा आयोग से संबंधित प्रश्न, जो कि आपके प्री बीएड प्री डीएड में पूछा जा सकता है 22 तारीख को भी और 29 तारीख को भी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे नोट कर लीजिएगा, जो अभी मैं बताऊंगा उसे ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राधा कृष्णन आयोग की। शिक्षा आयोग का पहला है राधा कृष्णन आयोग। देखिए राधा कृष्णन आयोग है ये। राधा कृष्णन जो आयोग है दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो स्थापना वर्ष है ये है 1948-49। राधा कृष्णन आयोग की जो स्थापना है, इसका स्थापना हुआ था 1948-49 में। और इसे दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में जीके वाले पार्ट में पूछा जा सकता है। दूसरा देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है मुदालियार आयोग। मुदालियार आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है दोस्तों, और इसका स्थापना हुआ था 1952-53 में। इसे ज़रूर नोट करके रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। स्थापना वर्ष 1952-53। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है शिक्षा आयोग से संबंधित प्रश्न। तीसरा देखते हैं। तीसरा है दोस्तों कोठारी आयोग। तीसरा है आपका कोठारी आयोग। अब इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1964-66, ऐसा इसमें बोला जाता है 1964-66। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों दौलत सिंह कोठारी। याद रखिएगा दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इनके नाम पर ये रखा गया है कोठारी आयोग। ये है इम्पॉर्टेंट, आपका 3 हो गया ये। चौथा अगर हम बात करें जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो है आपका NCTE। NCTE इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म है, आप सुन लीजिए इसे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो ब्रांच है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। याद रखिएगा नई दिल्ली। और इसका स्थापना वर्ष है 1995। अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों आपका प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। इतना बात याद रखिएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नई दिल्ली में मुख्यालय है, 1995 में स्थापना हुआ है। और इनके जो वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा है दोस्तों NCERT। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना वर्ष 1961। ये पूछा जाता है। और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके भी जो वर्तमान में निदेशक हैं वो है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखिएगा डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके वर्तमान निदेशक हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 5 बिंदु। और यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, जीके वाला जो आएगा 20 प्रश्न, उसमें ये पूछा जा सकता है, साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.64%। देखिए दोस्तों, इसलिए हम करा रहे हैं क्योंकि जनगणना 2011 से संबंधित आज तक जो है प्रश्न बनता है और ये पूछा जाता है। अभी जनगणना की फिर से तैयारी चल रही है तो बाद में ऐड होगा, लेकिन 2011 की ही पूछा जाता है। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर 17.64% है। दूसरा प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित नहीं है? तो लिंगानुपात 933, जबकि ये 946 है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है सुमेलित नहीं है। साक्षरता 73% बिल्कुल सही है, जनघनत्व 382 और जनसंख्या 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, और लिंगानुपात था आपका 946, इसे याद रखिएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? ऑप्शन के हिसाब से इसमें पूछा जा रहा है। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें अगर चारों ऑप्शन में देखें तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, याद रखिएगा इसे। पांचवा प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। छठवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो बिहार दोस्तों, छोटा राज्य लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा, इसलिए इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा। सातवां प्रश्न, वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी 7। निम्न में से कौन सी एक महारत्न कंपनी है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको सीधा आंसर बताते चल रहा हूँ, आप ज़रूर इसे याद रखिएगा। आपका एग्ज़ाम जो 22 तारीख है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पंडित सुंदरलाल शर्मा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका तो एग्ज़ाम 29 जून को होगा। तो आप कभी भी वीडियो को आकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड रहेगा। नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना शुरू हुई थी, तो ये हुआ था दोस्तों 1997 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धातु एवं पीतल के चमकदार बर्तन बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं मुरादाबाद में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, धातु एवं पीतल के चमकदार बर्तन मुरादाबाद में दोस्तों बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का तेल शोधनशाला नहीं है? निजी क्षेत्र का तो कौन सा नहीं है? तो डी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नागपट्टनम, ये निजी क्षेत्र का तेल शोधनशाला नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, एस्सार ऑयल लिमिटेड जो जामनगर में है, ये निजी क्षेत्र का शोधशाला है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का कारखाना नहीं है? तो बी चेन्नई में, बाकी भद्रावती, विशाखापट्टनम, भिलाई, यहाँ पर लौह इस्पात का कारखाना है, चेन्नई में नहीं है। 13 नंबर प्रश्न, भारत डायनामिक्स लिमिटेड स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितना भी वीडियो अपलोड है लाइन से देख लीजिएगा। मैं सभी प्ले लिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा। और ये वीडियो अभी लास्ट रखेंगे हम, उसके बाद 22 तारीख के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए वीडियो बनाएंगे, ताकि उसका भी आपको तैयारी कर पाएँ। इसमें हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे पढ़कर आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आपको आ जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, किसी उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह यह प्रमाणित करने हेतु लगाया जाता है कि वह उत्पाद क्या है दोस्तों? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इको मार्क का यही मतलब होता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सी नालको दिया है भदोही, ये सुमेलित नहीं है, बल्कि बालको कोरबा में है, हिंडाल्को रेनकूट में है, इंडाल्को हीराकुंड में है, इसे याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देकर प्राप्त किया जाता है, तो प्रयोज्य आय,
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में अगर हम भाग देंगे तो प्रयोज्य आय हमें प्राप्त होगा। 17 नंबर प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों आपके राष्ट्रीय आय से। देखिए दोस्तों, यहाँ बस देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देकर प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, सॉरी प्रयोज्य आय बोल दिए थे इसे। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। और हिंदू वृद्धि दर का संबंध है आपके राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का सही रूप से आकलन करने हेतु कौन सी कठिनाई आता है दोस्तों? तो ये आता है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 19वां प्रश्न है, वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है? तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भूगोल का पढ़ लीजिएगा, हमने वीडियो अपलोड किया है, आपके साइंस का भी है, इतिहास का तो किया ही है, संविधान से किया है, भारतीय राज्य व्यवस्था से, और ये अर्थव्यवस्था से हो जाएगा। और जो हम महत्वपूर्ण अभी बिंदु बताएं उसे पढ़ लीजिएगा। एनसीएफ है, एनसीटी है, एनईपी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। तो इतना जो है पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ जितने मनोवैज्ञानिक है उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आता है। बाकी आप रीजनिंग आराम से बना लेंगे, मुझे पता है वो आप कर पाएंगे आसानी से। उसे 20 प्रश्न 25 प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे, हिंदी बना लेंगे। आपको ध्यान देना है तो जीके में ध्यान देना है, और शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो सिद्धांत से संबंधित होता है तो उसे आप ध्यान दीजिएगा। और ये कोशिश कीजिएगा दोस्तों एग्ज़ाम में 22 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसमें कि आप जो है सभी प्रश्न हल कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 100 प्रश्न आएगा तो 100 प्रश्न में इतना तो बनाइएगा जैसे 70 से ऊपर या 65 से ऊपर ही आपका नंबर आना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं और ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, तो फिर आपको तो 75 से ऊपर लाना होगा, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा। वो कटअप लेकिन प्रश्न पर आधारित होता है, अगर प्रश्न कठिन आता है तो ज़्यादा कटअप जाता ही नहीं है। और नहीं, जो प्रश्न अगर ज़्यादा कठिन आता है दोस्तों तो आपको पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा आप 65 आपको नंबर मिलता है, 66 मिलता है, 70 तक जाता है। लेकिन बहुत इजी प्रश्न आता है तो 80 नंबर आराम से बहुत से औसत स्टूडेंट को मिल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे नंबर जो है लगाना है और सभी प्रश्नों को हल करके आना है। इसमें धनी वर्ग की तुलना में निर्धन वर्ग द्वारा बचत की जाती है, तो अपनी आय की अपेक्षा के छोटे हिस्से की, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है, किससे की जाती है दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता क्रम कौन सा है? तो 22 का ए हो जाएगा। सेवा, उद्योग, कृषि। सबसे ज़्यादा है इसमें सेवा का, फिर उद्योग का, फिर कृषि का, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। जो भी सवाल होगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। 22 तारीख को जो एग्ज़ाम है उससे लेकर एडमिट कार्ड ले जाइएगा, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपका आईडी कार्ड है पकड़ लीजिएगा, ओरिजिनल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बिना एग्ज़ाम में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। सुबह बीएड का पेपर होगा और दोपहर को डीएड का होगा। तो अगर आपने दोनों एग्ज़ाम दिलाना है दोनों दिलाइएगा, क्योंकि एक जो प्रैक्टिस हो जाता है। अगर आप डीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं डीएड कॉलेज में, तो भी बीएड दिला लीजिएगा, क्योंकि बीएड अगर आपने सुबह दिलाया है तो आपका जो एक माइंड है फ्रेश हो जाता है उसमें कि कैसा प्रश्न आ रहा है, और आप उस समय बीच में जो है थोड़ा सा और समय निकाल कर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उसमें आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है रीजनिंग का। उसके बाद आप डीएड एग्ज़ाम दिलाएंगे तो उसमें रीजनिंग आसानी से बनेगा। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निवल राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व निवल राष्ट्रीय उत्पादन। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो सी खनन। संचार आएगा, परिवहन आएगा, व्यापार आएगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत खनन नहीं आता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी के उपभोग मूल्य को घटाकर की जाती है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
26 नंबर प्रश्न, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? तो मौसमी बेरोजगारी इसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण निम्नलिखित में से नहीं है। तो भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ये लक्षण नहीं है। जब कोई फर्म उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि करती है तो इसे कहा जाता है, तो इसे दोस्तों सीमांत लागत कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी एक वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल को पैदा करने को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बहुशस्योत्पादन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की तो सीमांत आय एवं औसत आय कभी बराबर नहीं होती है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति निर्माता है, तो राइट आंसर है दोस्तों रिजर्व बैंक। जब कोई व्यक्ति इच्छित मूल्य से कम कीमत पर सामान खरीदता है तो उपभोक्ता अधिशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अधिक होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति का संबंध है, तो सरकारी कर, व्यय और ऋण से। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसमें। 35 प्रश्न, वास्तविक वेतन किसके बराबर है? तो ये बराबर होता है दोस्तों नगद मजदूरी बटा कीमत स्तर। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। आगामी जितनी भर्ती एग्जाम होगा उसमें भी ये पूछा जाएगा। किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो उसके अपने मूल्य के कारण। आंशिक विश्लेषण का गुरु किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? आंशिक विश्लेषण का गुरु किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड मार्शल को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, प्रति वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मांग को प्रदर्शित करता है? व्युत्पन्न मांग को प्रदर्शित करता है, तो सीमेंट। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 40 प्रश्न, श्रम पूर्ति वक्र जब पीछे झुकने लगता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वेतन उच्च स्तर पर है तो लोग आलसी हो जाते हैं। श्रम पूर्ति वक्र जब पीछे झुकने लगता है तो यही मतलब होता है। देखिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 22 तारीख के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं तो अब कल वीडियो शायद ही अपलोड कर पाऊँगा, तो पूरा वीडियो अपलोड है उसे आप देख लीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जितना भी प्रश्न आएगा आसान आराम से बनाइएगा। शिक्षण अभिरुचि का जो भी प्रश्न होगा प्रश्नों को समझने के बाद ही आंसर लगाइएगा। और मुझे पता है जीन प्याजे से संबंधित प्रश्न आएगा, वाइगोत्स्की से आएगा, एनसीएफ से आएगा, एनसीटी से आएगा, एनईपी से आएगा। जितने महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक पर वीडियो बनाए उन सभी से प्रश्नों तो बनेगा ही, तो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों एग्ज़ाम से पहले। हिंदी का खासकर आप पर्यायवाची देख लीजिएगा, विलोम देख लीजिएगा, विराम चिन्ह पर एक वीडियो बनाया हूँ उसे देख लीजिएगा। विराम चिन्ह पूरा एक टॉपिक है। मुहावरा पूछ लिया जाता है, लोकोक्ति पूछ लिया जाता है, 10 नंबर का आता है, 10 अंक का होता है, बहुत ही ईजी पूछा जाता है। और शुद्ध और अशुद्ध शब्द से संबंधित प्रश्न आता है। अशुद्ध दे दिया होगा 4 ऑप्शन में, उसमें से एक शुद्ध रहेगा, उसे आपको छांटना होगा। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। साथ ही साथ अगर करंट अफेयर पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाता है 1-2 प्रश्न, बाकी नहीं पूछा जाता। बाकी याद रखिएगा इतिहास से 1-2 प्रश्न आता है, जैसे इस वंश के संस्थापक कौन हैं, इसका युद्ध किसके साथ हुआ था, ये युद्ध कब हुआ था। तो हमने पूरा इतिहास कराया है, उसे देख लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट एक बार फिर से 22 तारीख के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से दिलाइएगा। कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपका जो है तैयारी कितना हुआ है, आप कितना % जो है तैयारी कर पाए हैं, और कौन कौन से चैलेंज से पढ़ते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध है दोस्तों?
राइट आंसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम प्रयोगशाला परिचारक की भी तैयारी करवाएंगे। अगर आपने डाला है प्रयोगशाला परिचारक है, चपरासी, चौकीदार, प्यून जो है, इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा अभी उसका रजिस्ट्रेशन तो अभी आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 9 तारीख बोला गया है, लेकिन थोड़े दिन बाद अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका भी हम तैयारी कराएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हम प्रश्न लाएंगे। इसका आंसर है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मिली जुली खेती से अभिप्राय है, तो एक ही खेत में दो से अधिक फसलों का उत्पादन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो नैतिक दबाव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूंजी प्रधान उद्योग कौन सा है? तो यह है दोस्तों इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमांत लागत। उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है? तो सीमांत लागत। भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है, तो प्रबल निर्यात संवर्धन द्वारा, आयात प्रतिस्थापन द्वारा, मुद्रा अवमूल्यन द्वारा, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, सी राइट आंसर रहेगा इसमें। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं, तो उसे पुनर्मूल्यांकन कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, तो ब्याज दर निर्धारित की जाती है दोस्तों आपका वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति संबंधित है दोस्तों, किससे है भूरी क्रांति संबंधित? तो खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों के विकास से, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें। भारतीय कृषि का यंत्रीकरण न हो पाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो महत्वपूर्ण कारण है जोत क्षेत्र का छोटा होना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में अमीरी गरीबी की खाई को पाटने हेतु महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था, तो न्यासधारिता के सिद्धांत का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था, तो मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1948 में, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट करके रखिएगा। अल्प समय अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है, तो ये होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 57 नंबर प्रश्न, कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, तो कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है विकास अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और ब्रांडों की खरीद कहलाती है, तो ये कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है दोस्तों? तो कई देशों में प्रचालन करने वाली कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? तो जीवन बीमा पॉलिसी को राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता। उत्पाद शुल्क देय होता है, तो उत्पादन के संदर्भ में, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेता है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 63 नंबर प्रश्न, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वार्टाइल एक रूप है, तो एकाधिकार का, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। यह किसने कहा है कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का संग्रह है जिसे मुद्रा के रूप में माप कर सामान्य आधार में परिवर्तित कर दिया जाता है? तो कुजनेट्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एंजेल का नियम
किसके बीच संबंध बताता है? एंजेल का नियम। तो मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब, तो अब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है, तो किसी अर्थव्यवस्था को इस स्थिति में संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो भारी उद्योग अभिनति। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? तो दोस्तों सरकार द्वारा अंतरण भुगतान पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों, जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, तो इसका प्रमुख लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना होता है अवमूल्यन का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अल्प अधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो फर्मों की संख्या। निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया? एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण या मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया है? किसको? निवेश को। तो राइट आंसर हो जाएगा J.M. किंज। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो IRDA द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित IRDA द्वारा किया जाता है। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है, तो कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है नाबार्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो तृतीय योजना 1971 ये सुमेलित नहीं है। प्रथम योजना 1951-56, 11वीं योजना 2007-2012, छठी योजना 1980-1985 ये सुमेलित है। 77 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है, तो ये कहलाता है जीरो बेस्ड बजट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है दोस्तों व्यय कर। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन कौन सा है? उत्पादन है, सीमा है, बिक्री है। ये अप्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क। आबकारी शुल्क कर है, तो ये कर है दोस्तों व्यापारी सामग्री की बिक्री पर, व्यापार सामग्री की बिक्री पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं दोस्तों? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति घट जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न ही हानि हो रही हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिक उपज के लिए NPK का संपूर्ण देश के लिए अनुपात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 4:2:1 दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। NPK का अनुपात संपूर्ण देश के लिए है 4:2:1, आधा होते गया है। 84 नंबर प्रश्न, निम्न में से पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? तो असमानता, समृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण ये लक्ष्य है। असमानता तो लक्ष्य हो नहीं सकता। 85 नंबर प्रश्न, महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों, तो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगा, तो ब्याज की बाजार दर पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट लगभग 87 प्रश्न जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित है। एग्जाम 22 तारीख को है, अच्छे से दिलाना है आपको, और 29 तारीख की भी तैयारी करिएगा।
हमारे इसी चैनल पर हम साइंस का वीडियो लाएंगे, सामाजिक विज्ञान का और एजुकेशन जो शिक्षा विभाग है उससे संबंधित हम वीडियो और लाएंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस है, तो उसे हम बाद में देखेंगे। 22 तारीख के बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।